तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th का ये जो चैप्टर है धातु और अधातु, इसके हम लोग सेकंड लेक्चर पर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे अधातु के बारे में। अगले लेक्चर में, फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने देखा कि धातु की कौन कौन से गुण थे, वो भी भौतिक गुण के बारे में अध्ययन किए हैं। और यहाँ पर अधातु के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को समझा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। ये बातें आपको पिछले कक्षाओं में पता चल चुकी हैं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण। ये जो कार्बन है, सल्फर है, जितनी गैसियस जितने भी होते हैं, गैस वाले तत्व जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ठीक है, अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन जो हो गया, ध्यान दीजिएगा इस पे। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव होती है। ये जो ब्रोमीन है अधातु है, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना। तो ब्रोमीन गैस आपको ये अधातु आपको दो ही अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं। एक आपको गैस गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना, और एक आपका सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव में आपको सिर्फ ब्रोमीन देखने को मिलती है। ब्रोमीन जो है आपको वो द्रव के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। तो यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्या धातुओं के समान अणुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। कह रहे हैं कि क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे धातु के कुछ गुणधर्म थे, वैसे ही अधातु के भी गुणधर्म होते हैं या नहीं होते, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो आइए पता करते हैं कि क्या क्या इनके गुणधर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि कार्बन, जिसे कोल या ग्रेफाइट भी बोला जाता है, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए, माने इनको थोड़ा थोड़ा लीजिए और इन अधातुओं से 3.1 और 3.4 और 3.6 तक की क्रियाकलापों को दोहराइए। अपने परीक्षणों को लिखिए। ये जितने क्रियाकलाप दिए होंगे तो उसमें इनको करना होगा। ठीक है, जो कहे होंगे। तो धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने परीक्षणों को सारणी 3.1 में संकलित कीजिए। जो सारणी बना हुआ है, इसमें तत्व का नाम लिखना है, चिन्ह उसका लिखना है, और सतह का प्रकार, उसको छू कर देखना कि उसका सतह कैसा है, चिकना है या कठोर है। यहाँ पर सतह का प्रकार यहाँ पर आपको बताना है और कठोरता यहाँ बतानी है। ठीक है, सतह का प्रकार कैसा है, वो फ्लैट है, समतल है, किस प्रकार का, खुरदरा है, ये बताना है। कठोरता यहाँ बतानी होगी, ठोस है, द्रव है, ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ये नरम है कि कठोर है। यहाँ आघात और देयता में बताना होगा कि उसको पीट सकते हैं तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तन्यता, वो तन सकता है कि नहीं तन सकता है। और तन्यता का उसको तार के रूप में बना सकते कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और विद्युत चालकता, उसमें धारा फ्लो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ध्वनिकता, उसमें पीटने पर आवाज़ करता है या नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उन धातुओं के साथ चेक करना है। ठीक है, एक एक करके, तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आगे देखिए यहाँ पर सारणी 3.1 में लिखे परीक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते। कहना ये चाहते हैं कि हम सिर्फ भौतिक गुणधर्म से तत्वों को नहीं पहचान सकते हैं कि वो धातु हैं या अधातु हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, अपवाद क्या बता रहे हैं कि क्यों हम लोग सिर्फ भौतिक अवस्था से ही धातु अधातु नहीं पहचान सकते, तो उसके अपवाद क्या हैं।
उदाहरण के लिए जैसे मरकरी में ध्यान दीजिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जो मरकरी है, धातुओं के बारे में आपको बताया गया होगा कि सारी धातुएं कितनी कैसी होती हैं। सारी धातुएं आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मरकरी को छोड़कर, मरकरी क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का ताप लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। तो वहाँ मरकरी आपको देखते हो ना, उसमें तापमापी में मतलब थर्मामीटर में होता है, तो कमरे के तापमान पर ही वो द्रव अवस्था में रहता है, उसमें भरा हुआ, तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी लेकिन ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, और ये भी आपने देखा कि 3.5 में पीछे अभी आगे क्रियाकलाप जो हम लोगों ने देखा था उसमें हमने देखा कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ये नहीं कि धातु थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर दिए और गल गए। जैसे लोहा है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, बहुत सारी धातुएं हैं, तो उनको अगर हम लोग ताप देंगे तो वो इतना जल्दी गलने वाले नहीं हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम जो है, ये दोनों हथेली पर अगर आप लेंगे, इनको लिखा होगा, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी, इनकी ये क्वालिटियाँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि भौतिक गुणधर्म में क्या हो रहा है, कि मतलब कि कोई रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर ही गलने लग रहा है, और कोई कमरे के ताप पर ठोस है, ठीक है। तो ये सारी अवस्थाएं हमें देखने को मिल रही। आयोडीन में देख सकते हैं, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। हमने पढ़ा है कि जितनी भी अधातु होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। अधातु होते हुए भी आयोडीन क्या है, चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन को आप कई रूप में देख सकते हैं। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। जो कई रूपों में जो विद्यमान होते हैं उसी को अपर रूप कहा जाता है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा क्या है, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन से ही बना हुआ है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कठोर है सबसे ज़्यादा, और एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है और क्वथनांक भी अधिक होता है इसका, ठीक है। तो गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। और देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कार्बन का जो एक और अपर रूप होता है उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट है, और जिसमें विद्युत का चालन होता है। यानी कहने का मतलब जो ये हीरा है इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, यानी करंट उसमें नहीं फ्लो कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट आपको ये पेंसिल दिख रही है ना, इस पेंसिल की नोक में भी ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट में करंट फ्लो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो क्षारीय धातु हैं, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अभी आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम के बारे में पता होगा, लेकिन लिथियम आपने कम ही देखा होगा। तो यहाँ पर आप तीनों देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें सोडियम और पोटेशियम के बारे में ज़्यादा जानकारी सबको प्राप्त होती है कि यही दोनों चाकू से कटती हैं। ये लिथियम थोड़ा सा सब लोग ध्यान नहीं दे पाते।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना यहाँ पर। ये तीनों मुलायम होती हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक अस्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो रासायनिक गुणधर्म है, इसके आधार पर आप बहुत ही स्पष्टता से इसको कर सकते हो कि कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, उसको आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए और भी बातों को समझा जाए। हाँ, देखिएगा क्रियाकलाप यहाँ पर दे रखा 3.8। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सा सल्फर चूर लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। ठीक है, लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। लाल और नीले लिटमस पेपर से आप क्या करिए, विलयन को जांच करना है, चेक करना है कि विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। लिटमस पेपर से क्या होता है, लिटमस पेपर से हम यही जान सकते हैं कि जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय या क्षारकीय है, अम्लीय है या क्षारीय है, वही चीज़ों से चेक होगी ना। अब सल्फर के चूड़ का दहन कीजिए, दूसरा वाला। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परखनली रख दीजिए। तो धुआं यहाँ इकट्ठा करना है। ठीक है, सल्फर वाले में इस परखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। और सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारकीय। क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं? तो इनके अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखने हैं और इन्हें पता भी करना कि अम्लीय या क्षारीय है। तो नीचे देखते हैं, इनके बारे में दिया गया होगा। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। देख रहे हैं ना, अगर आप इनको मैग्नीशियम को क्या करना है, जल में करना है ना दहन, तो जितनी भी जैसे धातुएं होती हैं, अगर आप जल में दहन करेंगे उनका, मतलब दहन करें जल में, अगर आप उसे डालेंगे जल के साथ अगर उनकी अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस भी बनता है और साथ ही साथ उन सभी धातुओं का ऑक्साइड बनता है। या तो ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। ये दोनों जानकारियाँ आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी धातु को अगर आप जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो उसका ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा, दो में से एक बन सकता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। वही बातें लिखी ना, जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ये अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं, अधातुएं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। ठीक है, क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में आपको धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। अरे अगले भाग में आपको जानकारी इसकी हो जाएगी, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं, पढ़ सकते हैं आप। और हम लोग यहाँ से देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। यहाँ से धातुओं के रासायनिक गुणधर्म आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, लेड ले लीजिए और मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। इन धातुओं को इकट्ठा करना है और इन्हीं के साथ रासायनिक मतलब क्रियाएँ होंगी, जो इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या लिखा है।
धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? अगर धातुओं को वायु में आप जला रहे हैं तो क्या होगा? तो धातुओं को अगर वायु में जलाएंगे ना तो धातु ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ना वायु में तो वो सफ़ेद चूर्ण बन जाता है उसका, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जो सफ़ेद चूर्ण बन जाएगा वही सफ़ेद चूर्ण को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। ये क्रियाकलाप आ चुके हैं, इनको देखते हैं। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये रहा, देखिए लिखे हैं कि निम्नलिखित क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। इसमें शिक्षक चाहिए। आँखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लेंगे तो और भी बेहतर होगा। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। एकत्र की गई किसी धातु को आप लेकर के चिमटे से पकड़कर आप उसको जलाइए। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किसी धातु का दहन आसानी से होता है। कोई धातु आसानी से मतलब उसमें जल जाती होगी। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? ये भी ध्यान देना होता है कि ज्वाला का जो रंग होता है कभी लाल कभी पीला ऐसा बनता है उसमें। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? और धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में, जो ऑक्सीजन के साथ जो जल्दी से अभिक्रिया कर रहा है फिर उसको व्यवस्थित करना है कि ये जल्दी कर रहा है, ये बाद में कर रहा है, तो इस तरीके से। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील हैं? जो उनके उत्पाद हैं वो जल में घुल सकते हैं कि नहीं घुल सकते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने यही बताया था कि जितनी भी धातुएं होती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है हमारे इधर, तो उसका शायद शोर आपको सुनने को मिल रहा होगा। देखिए आगे, उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक काले रंग का ऑक्साइड बना देता है। काले रंग का, इस पर ध्यान देना है कि रंग कौन सा बन रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता, तो इसलिए हमें पूरा ध्यान देना होगा कि कॉपर के 2 अणु लेने हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु, दोनों का रिएक्शन कराया जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो उसी को ध्यान देना है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम के 4 अणु लेकर के यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु एल्युमिनियम ऑक्साइड का, यहाँ ध्यान देना एल्युमिनियम ऑक्साइड के फार्मूले पे Al2O3, क्योंकि फार्मूले में आ जाता है वहाँ पर ना, एग्ज़ाम में तो बहुत ही परेशानी होता है अगर फार्मूले ना याद हो तो आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला ध्यान दीजिएगा, Al2O3 है, ठीक है। अध्याय 2 में आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। जो अध्याय 2 था उसमें बता रहे हैं कि आपने देखा है कि वहाँ कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। जितनी धातु ऑक्साइड होती हैं, धातु ऑक्साइड्स होते हैं कि प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं
ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकी दोनों प्रकार की व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकी भी हो सकता है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बहुत ही प्यारी लाइन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके, अम्ल से भी अभिक्रिया करके और क्षारक से भी अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनके जो गुण हैं, कहाँ चला गया हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं, धातुएं ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकी दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जो एल्यूमिनियम और जिंक है, तो इन्हीं के बारे में बात हो रहा है। ऐसी धातुएं जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, अम्ल से भी और क्षारक से भी, तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड और निम्नलिखित प्रकार से क्रिया करता है। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है और जल बन रहा है, ठीक है, लवण और जल। यहाँ पर भी वो क्रिया कर रहा है क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है और जल बना रहा है। इस पे दोनों रिएक्शन पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, फार्मूले किस प्रकार से उसके बने हुए हैं। आगे हम लोग चीज़ों को कवर करते हैं। यहाँ पर अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है। कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं जल में घुल करके। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, ये जो है ना जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, देख रहे हैं जल है, दोनों मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ये क्षार है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, देख रहे हैं वो। यहाँ पर भी पोटेशियम और ऑक्सीजन, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ये भी क्षार है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड्स होते हैं यहाँ पर, वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बना रहे हैं। इस बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा और इधर है, इसको समझाते हैं। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ सभी एक जैसे अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, हमने यही देखा यहाँ पर, ठीक है, नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। समझ रहे ना, इसको खुले में अगर रखेंगे ऑक्सीजन मतलब बाहर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए, तो आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है इनको। ये बातें आप सुन चुके होंगे, कक्षा 8 से ही बातें आ रही हैं। केरोसिन तेल में रखा जाता है, पैराफिन मोम में रखा जाता है, ठीक है, पैराफिन तेल में और मोम में रखा जाता है। पैराफिन तेल होता है, मोम अलग होता है। केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। देख रहे ना, इन सब के ऊपर ऑक्साइड की क्या होती है, पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। मतलब दोबारा उनका फिर से मतलब उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, फिर से उनके ऊपर जंग नहीं लगती है। एक बार लग गई तो उसकी तो लगी रहती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, ध्यान दीजिए, आयरन का तो दहन नहीं होता है, लेकिन उसके चूर्ण जब डाले जा रहे हैं यहाँ पर, लौह चूर्ण जब बर्नर पर डाले जाते हैं तब वो तेज़ी से जलने लगता है। वैसे तो लोहा नहीं जलता, लेकिन उसके चूर्ण जब डाल रहे हैं तब वहाँ पर जल रहे हैं।
कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। देख रहे हैं ना, कॉपर का तो हम लोग दहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब गर्म धातु होती है कोई, उस पर कॉपर का ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसके ऊपर आप काले रंग की क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड की परत चढ़ा सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अक्रिया नहीं करते। देख रहे हैं ना, इनको कितना भी ताप दो ये ऑक्सीजन के साथ अक्रिया नहीं करते। ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर इतनी जगह में लिखी हुई हैं। ठीक है, आइए इस पीली पट्टी को भी पढ़ा जाए। देखिए इसमें क्या है कि एनोडीकरण लिखा हुआ है। एनोडीकरण क्या है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम की पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। जब वायु के संपर्क में आता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर आ जाएगी तो एल्युमिनियम को बचाएगी। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। अगर मोटा कर देंगे तो संक्षारण इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, ऐसी किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ इसका अपघटन किया जाता है। ठीक है, एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो ये कार्य यहाँ पर आप एल्युमिनियम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं और बाकी लेक्चर कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा होगा कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अक्रियाशील है और मैग्नीशियम धीमा अक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। मतलब सबको आप जला के उनकी अक्रियाशीलता नहीं पता कर सकते। सबकी अक्रियाशीलता अलग अलग टाइप की है। सोडियम की पता कर लिए आप, मैग्नीशियम की पता कर लिए, लेकिन और धातुओं की तो आप जलाकर नहीं पता कर सकते कि उनकी अक्रियाशीलता क्या है। और कुछ और अक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब आगे दी गई हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग देखेंगे कि धातुएं जब जल के साथ अक्रिया करती हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।